हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं FST 22 के सॉल्यूशंस के साथ। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल। नहीं तो बेटा पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। और कुछ लोग बेटा आप में से पेपर्स पूरे नहीं अपीयर कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, कोई भी पेपर मिस आउट ना करें। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इसलिए पेपर नहीं दे रहे हैं। बेटा प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए ही पेपर देने हैं, परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए ही पेपर देने। कुछ लोग कह रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। बेटा परफॉर्मेंस तो पेपर दे के ही अच्छी आएगी। पेपर दें, गलतियां सीखें, गलतियों से सीखें, अपनी गलतियां नोट डाउन करें ताकि आगे गलतियां ना हो। जहां कंफ्यूज हो रहे हैं पेपर में वहां आगे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बेटा मेहनत करते रहेंगे और पेपर सारे के सारे अपीयर करेंगे। बिल्कुल भी शिकायत नहीं चाहिए कि एक भी बच्चा पेपर ना दे रहा हो, ऐसा काम ना करें। तो चलिए आज का काम स्टार्ट किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये दो ब्लॉक्स है फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे। किस पे है बेटा? फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे, है ना। अब बेटा मैंने इनको रिलीज किया तो बेटा अब क्या होगा, कह रहे हैं कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को कितने फोर्स से पुश करेगा। प्यारे बच्चों जब मैं इसको छोड़ूंगा दोनों के दोनों जी साइन थीटा से आना चाहेंगे, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। दोनों के दोनों जी साइन थीटा से आना चाहेंगे। दोनों के दोनों ब्लॉक्स प्यारे बच्चों जी साइन थीटा से आना चाहेंगे, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो बेटा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इक्वल टू ma। बेटा जो mg का कंपोनेंट आता है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग वो mg साइन थीटा होता है। फ्रिक्शन नहीं है, दोनों के दोनों बराबर एक्सेलरेशन से भागना चाहेंगे। अगर पीछे वाला तेज जाना चाह रहा होता, आगे वाला हल्के, तो वो उसको पुश करता कि मेरे को आगे निकलने दे। पर बेटा दोनों बराबर से जाना चाहेंगे, क्योंकि म्यू जीरो है, फ्रिक्शनलेस है, इसलिए वो कितने फोर्स से एक दूसरे को पुश करेंगे प्यारे बच्चों? जीरो। कितने फोर्स से पुश करेंगे एक दूसरे को? जीरो। आई होप मैं आपको समझा पाया। दूसरा बेटा x इक्वल टू 10 साइन 10t प्लस पाई बाय 3 है। पूछा है बताइए वेलोसिटी जीरो कहां होगी, कब वो रेस्ट पे आएगा, है ना। पहली बार कब रेस्ट पे आएगा? बेटा वेलोसिटी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कब जीरो होती है प्यारे बच्चों बताएंगे? एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और एक्सट्रीम कब बनेगा प्यारे बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन कब आती है? जब ये फेज एंगल क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। फेज एंगल क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। ठीक है, तो 10t प्लस पाई बाय 3 इसको मेरे को करना पड़ेगा पाई बाय 2 के बराबर। बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं टाइम, है ना। 10t प्लस पाई बाय 3 को प्यारे बच्चों क्या कर देंगे? पाई बाय 2, और बहुत आराम से आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा एक्सट्रीम पोजीशन कब आती है बताएंगे? एक्सट्रीम पोजीशन कहां आती है? जब बेटा अंदर एंगल पाई बाय 2 हो जाता है। जब अंदर एंगल पाई बाय 2 हो जाता है तो बेटा पाई बाय 2 के बराबर कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, आपके पास टाइम आ जाएगा। दूसरी बार कब आएगी एक्सट्रीम? जब ये 3 पाई बाय 2 बनेगा। बेटा या तो साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, साइन 3 पाई बाय 2 -1। कोई भी एक्सट्रीम ले सकते हैं ना, भले पॉजिटिव भले नेगेटिव, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं ए बी सी 3 पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। ये ए टॉप मोस्ट पॉइंट है, बी ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और सी ये पॉइंट है। बेटा मैं आपको याद दिला देता हूं, जब बॉडी प्योर रोलिंग करती है तो बेटा जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, वो रुका होता है। जब हम चलते हैं तो जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है वही रुका होता है, और वही एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन यही पॉइंट होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। जो 2r डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी होती है 2r ओमेगा, ठीक है। और जो r√2 डिस्टेंस पे ये r, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? r√2, है ना। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? r√2 ओमेगा। तो बेटा r ओमेगा है, सेंटर की वेलोसिटी v, तो बेटा a की वेलोसिटी हो गई 2v, इसकी हो गई v√2 और इसकी हो गई 0, है ना। मैं फिर से बता देता हूं प्यारे बच्चों, कोई भी x डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? x ओमेगा, ठीक है। तो बेटा जो r डिस्टेंस पे उसकी r ओमेगा दैट इज सेंटर की r ओमेगा होगी, जो r√2 पे उसकी r√2 ओमेगा दैट इज v√2 होगी, जो 2r डिस्टेंस पे उसकी 2r ओमेगा दैट इज 2v होगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं एक ब्लॉक है जिसको मैंने इंक्लाइन प्लेन पे रख के छोड़ा। अब वर्टिकल से एंगल थीटा, थोड़ा चेंज है सिचुएशन में, कह रहे हैं वर्टिकल से एंगल थीटा है। अब बेटा अगर यहां से थीटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, पूछ रहे हैं कि बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा। प्यारे बच्चों अब mg का जो कंपोनेंट आएगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वो mg cos थीटा आएगा, और जब तक mg cos थीटा kx से ज्यादा होगा,
जब ये स्प्रिंग दबेगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब ये स्प्रिंग दबेगा तो kx ऊपर को फोर्स आएगा। पर सोच के देखें, जब तक mg cos थीटा, जब तक mg cos थीटा ज्यादा होगा kx से, नेट फोर्स नीचे होगा, नेट फोर्स नीचे को होगा, वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। तो वेलोसिटी कब तक बढ़ेगी बेटा, बोलेंगे वेलोसिटी कब तक बढ़ेगी, वेलोसिटी तब तक बढ़ेगी जब तक ये क्वांटिटी इसके बराबर ना हो जाए। जब तक ये ज्यादा होगी इससे, जब तक mg cos थीटा kx से ज्यादा होगा, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और जब ये बराबर हो जाएंगी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। और जब नेट फोर्स जीरो होगा तभी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जब नेट फोर्स जीरो होगा तभी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं बच्चों, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं बेटा। सोच के तो देखो, इधर को mg cos थीटा आ रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स आ रहा है mg cos थीटा, है ना। अब सोच के देखो, जब ये kx के बराबर, kx ऊपर को आ रहा है, ये जब तक ज्यादा होगा इससे, है ना, तब तक क्या होगा बेटा, नेट फोर्स नीचे को, वेलोसिटी बढ़ेगी। जब mg cos थीटा kx के बराबर हो गया, अब नेट फोर्स जीरो हो गया, है ना, मान लो जब ये बराबर हो गया, अब इसके बाद बेटा क्या होगा, थोड़ी देर बाद kx और बढ़ेगा, जब, क्योंकि वेलोसिटी तो गेन कर रखी, नेट फोर्स जीरो होने से रुक नहीं जाता है, वेलोसिटी जीरो होने से रुकता है। जब हल्का सा नीचे जाएगा अब वेलोसिटी कम होनी चालू होगी, जब इसके बाद x बढ़ेगा तो kx ऊपर को फोर्स ज्यादा हो जाएगा mg cos थीटा से, वेलोसिटी कम होने लग जाएगी। मैक्सिमम कब होगी, जब mg cos थीटा kx के बराबर होगा। यहां से आप बहुत इजीली x निकाल सकते हैं, mg cos थीटा बाय k, mg cos थीटा बाय k। जब तक mg cos थीटा kx से ज्यादा होगा तब तक नेट फोर्स नीचे को होगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि ये mg cos थीटा आ रहा है बेटा नीचे को, ध्यान से देखें, kx आ रहा है ऊपर को, जब तक ये इससे ज्यादा होगा तब तक नेट फोर्स नीचे, वेलोसिटी बढ़ेगी, हल्के हल्के बढ़ बढ़ के ये इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, जब ये और बढ़ेगा तो नेट फोर्स ऊपर, वेलोसिटी नीचे है, नेट फोर्स ऊपर है, वेलोसिटी कम होगी। तो मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब mg cos थीटा kx के बराबर होगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी डबल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज डबल्ड। आइए देखते हैं बेटा, देखो मेरी बात सुने, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डबल करनी है, जो कि क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT। तो बेटा ये कब डबल होगी, जब टेम्परेचर डबल होगा। अब PV इक्वल टू nRT, है ना। पहला ऑप्शन कह रहे हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर को डबल करेंगे, प्रेशर को अगर डबल करेंगे तो टेम्परेचर डबल होगा ही होगा, क्योंकि ये nr तो कांस्टेंट है। तो बेटा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया इस कंडीशन में। तो बेटा जब प्रेशर डबल करेंगे टेम्परेचर डबल होगा। अगले में कह रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर अगर वही है तो फिर तो चेंज आने का ही नहीं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। उससे अगले में कह रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है, अब प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं, अब वॉल्यूम को हाफ कर रहे हैं, वॉल्यूम घटेगी तो टेम्परेचर घटेगा, डबल करना है भैया, कम थोड़ी ना करना है, बिल्कुल गलत है ना। अगला फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में तो काइनेटिक एनर्जी में, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा ही नहीं, है ना। आइए बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्यूबिकल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन है बेटा। देखो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है 3 अल्फा, है ना, जब तीनों डायरेक्शन में अल्फा बराबर होता है, और जब अलग अलग होता है तो गामा की वैल्यू होती है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, है ना, प्लस अल्फा जेड, है ना। मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा, ये कहां से आया था बेटा, वॉल्यूम होती है LBH, है ना। अब आपको क्या करना है, लॉग डिफरेंशियल करना है। लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, ln v इज इक्वल्स टू ln LBH, मतलब ln L प्लस ln B प्लस ln H, है ना। अब सोचो, अब डिफरेंशियल ले लो, dv बाय v dl बाय L dB बाय B dH बाय H, ये आ गया, है ना। अब d थीटा से डिवाइड कर दो बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये हो गया थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, है ना, ये हो गया थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लेंथ, dl बाय L d थीटा, है ना। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, b, ये बन जाएगा गामा इज इक्वल्स टू अल्फा x प्लस अल्फा y। बेटा ब्रेथ में जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ चेंज इन ब्रेथ अपॉन ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा, b में db का चेंज आया तो 1 में कितने का चेंज आएगा, db बाय b d थीटा, ये हो गया अल्फा y और ये अल्फा z। अब बेटा सोचो, अगर तीनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, और अगर अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड होंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं।
है ना। तो बेटा गामा इक्वल टू, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगर बेटा अल्फा सबके सेम होते, कह रहे एक डायरेक्शन में जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, दो डायरेक्शन में अगर मतलब दो डायरेक्शन में सेम वैल्यूज है, तो बेटा अगर दो सेम है तो अल्फा प्लस अल्फा उसके लिए ले लेंगे और तीसरा जो अलग है उसके लिए अलग ले लेंगे। अगर तीनों सेम होंगे तो फिर क्या आएगा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तीनों सेम होंगे तो क्या आएगा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। और अगर अलग अलग होंगे तो क्या ले लेंगे, अगर कहते हैं दो डायरेक्शन में अलग है और एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो एक डायरेक्शन में है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, एक में 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और तीसरे वाले डायरेक्शन में अलग है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7। जैसे आपको कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट in x direction is 2 into 10 की पावर माइनस 7 and in y and z direction are same and are equal to 5 into 10 की पावर माइनस 7। तो बेटा बेसिकली आपको ये अलग अलग दे देंगे तो अलग अलग कर लेंगे और सेम दे देंगे तो सेम तरीके से कर लेंगे। आई होप बड़े आराम से आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया। कह रहे हैं बेसिक डायमेंशंस एज डेंसिटी d, वेलोसिटी v एंड एरिया a, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी। बेटा ये देखिए कैसा कर सकते हैं, आइए बताता हूं मैं आपको। बेटा देखो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, क्या क्वेश्चन था ये। हाँ बेटा फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। मेरे को अब किस किस टर्म्स में लिखना है, डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो चाहिए थी, वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब लेंथ अपॉन टाइम ये भी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, डन। बेटा मास को लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, है ना। और एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v बाई टी, एल बाई टी बन गया v, तो v स्क्वायर ए डी, v स्क्वायर ए डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहे हैं बेटा दो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, एक का फेज एंगल इनिशियली 0 है और दूसरे का 3π/2। पहली बार कितनी देर बाद मुलाकात होगी। ये सर्कल डायग्राम हो गया, एक पार्टिकल एक्सट्रीम पे है वो भी नेगेटिव क्योंकि 3π/2 फेज एंगल है, और दूसरा वाला 0 पे है, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, ये कब मिलेंगे सोच के देखिए, ये कब मिलेंगे, जब क्या π/2 घूमने के बाद मिल जाएगा, नहीं इसकी शेडो यहाँ पे आएगी, ये वाला यहाँ पे शेडो यहाँ पे और इसकी शेडो यहाँ पे, जब दोनों का एंगल π/4 हो जाएगा, है ना। तो π/2 घूमने के बाद नहीं मिलेंगे, π/2 प्लस π/4 घूमने के बाद दोनों की शेडो एक ही जगह पे आ जाएगी। π/2 घूमने में क्या टाइम लगता है, π/2 घूमने में टाइम लगेगा t/4, 2π घूमने में t, तो π/2 घूमने में t/4, 2π घूमने में t, तो π/2 घूमने में t/4। वेरी गुड, है ना। अब π/4 और घूमने तो t/4 प्लस t/8 हो जाएगा टाइम। बेटा π/2 घूमने में अगर t/4 है तो π/4 तो और घूमना है ना उसके बाद, क्योंकि अगर इस कंडीशन में आ गए π/4 और घूमना पड़ेगा, तो t/8। या आप ये कह सकते थे मतलब π/2 प्लस π/4 घूमना है, आप ऐसा भी कह सकते थे π/2 प्लस π/4 घूमना है ना। तो π/2 प्लस π/4 दैट इज 3π/4 घूमना है, तो 3π/4 घूमने में क्या टाइम लगेगा, 3t/8। आई होप मैं आपको समझा पाऊँ बच्चों, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं वेलोसिटी 320 है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी। वैसे तो डायग्राम दे रखा है उसको देख के कर सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन अगर आप देखें एफ लेमडा का प्रोडक्ट एक ही में आपको 320 मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए, कुछ सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, एफ लेमडा का प्रोडक्ट तो एक ही में 320 आ रहा है, पर बेटा लेमडा जो है वो सेंटीमीटर्स में है चारों ऑप्शन में, तो बेटा उसको मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे कर सकते थे, अगर सिंपल मेथड से करना हो तो तरीका क्या होगा, कह रहे हैं ये 20 है ना। अब बेटा λ/2, 2λ/2, 3λ/2, 4λ/2, 5λ/2, 5λ/2 20 है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, लैम्डा क्या आ जाएगा 8। अब अगर बेटा लैम्डा अगर 8 है
पूछा क्या गया है मेरे से, लेमडा 8 है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बेटा अगर लेमडा 8 सेंटीमीटर आ गया तो 0.08 मीटर हो गया, v इक्वल टू एफ लेमडा, वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन थी। अब एक ही अननोन रह गया फ्रीक्वेंसी, बड़ा ही मुश्किल कैलकुलेशन, आई होप आप लोग लेकिन कर पाएंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बेटा कह रहे हैं दो सैटेलाइट्स हैं जिनके मासेस का रेशियो 3:1 है। आपसे कहा गया है बताइए रेशियो ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का रेशियो बताना है। बेटा मैकेनिकल टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। याद दिला देता हूं आपको, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है -gmm/r, तो उसका हाफ कर देंगे 2r। ये आ गई टोटल एनर्जी। अगर फॉर्मूला भूल गए थे तो याद दिला दिया। मास का रेशियो क्या गिवन है बेटा 3:1, है ना। अर्थ का मास दोनों के लिए सेम, जी भी सेम, टू भी सेम, तो m/r पे डिपेंडेंट है। तो टोटल एनर्जी इन फर्स्ट केस, है ना, टू टोटल एनर्जी इन सेकेंड केस, ये क्या आएगा रेशियो। बेटा मास का रेशियो 3:1, है ना। और बेटा आप ऐसा कह सकते हैं, आप इस तरीके से कह लें m1/r1 अपॉन m2/r2। m1/m2 है बेटा 3:1 और r1 है बेटा r1 और r2 क्या दे रखे हैं, r और 4r, तो ये r है और ये 4r, तो 3 × 4 बेटा क्या बन जाएगा 12। आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर ऑब्जर्वर है, दो सोर्स है, एक यू से पास आ रहा है, एक यू से दूर जा रहा है, साउंड की वेलोसिटी भी है, पूछा बीट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात डॉपलर का क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा यहां पर ये पास में आ रहा है। बेटा जब ऑब्जर्वर और सोर्स मतलब रिलेटिव मोशन होता है तो कुछ फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देती है। ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, मान लो वेलोसिटीज है vo और vs, है ना। ये पास भी आ सकते हैं, ये एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। जो भी फॉर्मूला बनता है वो हमेशा ऐसा बनता है, f' = f v vo vs। बेटा यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस। बेटा ये प्लस ऊपर तब आता है जब ऑब्जर्वर पास आ रहा हो तो बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी घटती है, तो इसलिए माइनस लगाते हैं। तो ऑब्जर्वर पास आ रहा हो तो प्लस, दूर जा रहा हो तो माइनस, है ना। और बेटा सोर्स अगर पास आ रहा हो तो बढ़ेगी तो माइनस लगाएंगे ताकि डिनोमिनेटर कम हो, वैल्यू बढ़े। और सोर्स के दूर जाने से घटती है तो बेटा प्लस लगाएंगे, है ना। सोर्स दूर जाएगा तो बेटा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तभी तो वैल्यू घटेगी, है ना। तो बस ये सोचना है। और बेटा वीओ ऊपर आता है, वीएस नीचे, ऐसा क्यों, क्योंकि LMNOPQRST, ओ पहले आता है, एस बाद में आता है ना। तो बेटा ये याद रखने का मैंने आपको बेटा तरीका बताया था। तो बेटा यहां पर क्या है, यहां पर ऑब्जर्वर तो बेचारा रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है। बेटा सोर्स एक पास आ रहा है तो एक की फ्रीक्वेंसी मान लो f1 सुनाई देगी, बराबर f v। अब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो 0 ऊपर कुछ नहीं आएगा, vo तो आना नहीं है, सोर्स पास में आ रहा है, तो इसलिए बेटा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और f2 के लिए क्या आएगा, f v, और इसमें बेटा जो सोर्स है वो दूर जा रहा है इसलिए घटेगी, तो क्या आएगा बेटा प्लस u। क्या आएगा बेटा प्लस u। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा f1 - f2 हो जाएगी बीट फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी बीट फ्रीक्वेंसी। बेटा खाली आपको डिफरेंस लेना, बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों की ये 2k थिकनेस की एक वॉल है और एक k थिकनेस की वॉल है। ओ सॉरी, 2k कंडक्टिविटी की, k कंडक्टिविटी की, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 36 है, तो इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। दो वॉल्स हैं, मटेरियल अलग अलग है, डायमेंशन सेम है ना। तो बेटा इस पहले वाले की कंडक्टिविटी दूसरे वाले से डबल है। 1/k L/A होता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1/k L/A, ठीक है। अब बेटा जहां पर k बेटा डबल है तो बेटा वहां पर बेटा रेजिस्टेंस अगर इसका R है तो जिसमें 1/2k आएगा, एक में 1/k आएगा, तो डबल हो गया ना रेजिस्टेंस इसका। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा सोच के देखिए, बेटा 1/2k L/A को अगर मैं R कह दूं, इस क्वांटिटी को अगर मैं R कह दूं, तो जहां पर बेटा ये जो क्वांटिटी होगी तो ये 2R हो जाएगी ना। आप मेरी बात जरा समझने की कोशिश करें। इसका रेजिस्टेंस R, इसका 2R। 3R में टेम्परेचर ड्रॉप आ रहा है 36, तो 3R में 36 का टेम्परेचर ड्रॉप आ रहा है, 3R में 36 का टेम्परेचर ड्रॉप आ रहा है, तो R में टेम्परेचर ड्रॉप कितने का आएगा बेटा 12 का आएगा। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR, टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस 3R है, टोटल रेजिस्टेंस 3R है, 3R में 36 का ड्रॉप है, तो R में कितने का ड्रॉप आएगा 12 का। आई होप मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है।
बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये ना घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, कोनिकल पेंडुलम है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है प्यारे बच्चों ये, है ना। मेरे से पूछा गया है बताइए, मेरे को कहा गया है बताइए कि टेंशन का रिलेशन क्या होगा अगर इसकी लेंथ L है ना बेटा, रेडियस हो जाएगा L sin थीटा। रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा L sin थीटा, हाइपोटेन्यूज sin थीटा परपेंडिकुलर। तो बेटा T इधर को फोर्स आएगा, T cos थीटा ऊपर को, T sin थीटा इधर को, तो सेंटर की तरफ को फोर्स आएगा T sin थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर L sin थीटा। ठीक है, T sin थीटा बेटा ये सेंटर की तरफ को फोर्स आएगा, T sin थीटा सेंटर की तरफ को फोर्स आएगा बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, और r क्या है प्यारे बच्चों, L sin थीटा, हाइपोटेन्यूज sin थीटा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यहां से कट जाएगा तो T क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर L। तो T की वैल्यू आ रही है m ओमेगा स्क्वायर L। ठीक है, तो बेटा यही पूछा है T किसके बराबर होगा, T sin थीटा किसके बराबर होगा। ऐसे ही ऑप्शन दिए थे, T mg cos थीटा होगा, बिल्कुल भी नहीं यार, T cos थीटा ऊपर को है, mg नीचे को है, इस डायरेक्शन भाग नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन नेट फोर्स 0 होगा, तो T cos थीटा mg के बराबर होगा, ना कि m ओमेगा स्क्वायर L के, है ना। तो बेटा इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, T इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L। तो T sin थीटा सेंटर की तरफ को फोर्स वो किसके बराबर कर देंगे, m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर ओवर r। m मास की बॉडी v स्पीड से r रेडियस पे घूम रही हो तो सेंटर की तरफ को फोर्स होता है mv स्क्वायर ओवर r, या अगर m मास की बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से r रेडियस पे घूम रही हो तो टोटल सेंटर की तरफ को फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा ये रहा आपके सामने, इसमें कह रखा है t की पावर 7 बाय पी स्क्वायर, है ना, होल टू दी पावर 1 बाय 5 इज कांस्टेंट। cv पूछा है, बताइए cv कितना है, तो आइए बताते हैं। बेटा t को लिख सकते हैं pv बाय nr, है ना, nr कांस्टेंट होगा तो उसको लेने की जरूरत नहीं रहेगी, तो p की पावर 7 v की पावर 7 अपॉन p स्क्वायर की पावर 1 बाय 5 इज कांस्टेंट। कुछ नया कांस्टेंट, क्योंकि बेटा nr आना चाहिए था, nr को उधर लेकर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, p की पावर 5 v की पावर 7 इज k डैश, पावर 5 ले ली दोनों तरफ, है ना। अब पावर 1 बाय 5 ले लीजिए, p v की पावर 7 बाय 5 इज k डबल डैश, कुछ पावर 1 बाय 5 ले ली, pv की पावर गामा, ये गामा आ गया, ये क्या आ गया गामा। और गामा क्या होता है प्यारे बच्चों, f प्लस 2 बाय f, है ना। तो जैसे ही इसको f प्लस 2 बाय f से कंपेयर करेंगे तो f5 दिख जाएगा आपको, है ना, और f प्लस 2 7, तो f हो गया 5। अब बेटा cv क्या होता है, fr बाय 2, cv क्या होता है प्यारे बच्चों, fr बाय 2, और cp क्या होता है प्यारे बच्चों, cp होता है f प्लस 2 बाय 2r, cp होता है f प्लस 2 बाय 2r, है ना। cv को आप ये भी कह सकते हैं r अपॉन गामा माइनस 1, और cp को आप कह सकते हैं गामा r अपॉन गामा माइनस 1, r अपॉन गामा माइनस 1 और गामा r अपॉन गामा माइनस 1। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, है ना। तो बेटा ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। cv क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 5r बाय 2, है ना, क्योंकि f क्या है बेटा 5, तो 5r बाय 2, है ना, तो 2.5r। अगला क्वेश्चन 0.5 और 1 किलोग्राम लटक रहे, कह रहे जेंटली इसको रिमूव कर दिए। अब कह रहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ। बेटा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रिस्टोरिंग फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, याद आया। ओमेगा निकाल लो, ओमेगा क्या होता है अंडर रूट k बाय m, के क्वेश्चन में पता है, मास है 0.5, मास क्या है प्यारे बच्चों 0.5, के क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, के दे रखा है 12.5, तो 12.5 अपॉन 0.5 या 125 बाय 5 कह सकते हैं, तो ये जाएगा 5 25 अंडर रूट ऑफ 25 क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों 5। तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 5, क्या आंसर आ गया 5, है ना, दैट इज ऑप्शन 2। तो बेटा kx इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा होता है अंडर रूट k बाय m, ओमेगा क्या होता है प्यारे बच्चों अंडर रूट k बाय m। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे जो आखिरी हमने की, उसमें क्या क्या बेटा यूज हुआ, पहले क्वेश्चन में यूज हुआ f डैश इक्वल टू f v v v o v s, है ना, और बीट फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। दूसरे क्वेश्चन में 12th वाले में क्या यूज हुआ था बेटा, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में होता है, रेजिस्टेंस होता है 1 बाय k L बाय A, इसका रेजिस्टेंस R होगा तो इसका 2R होगा, 3R में 36 का ड्रॉप तो R में 12 का ड्रॉप। अगले वाले में क्या यूज हुआ बेटा, सेंटर की तरफ को जो फोर्स होता है T sin थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर R, और R क्या होगा L sin थीटा।
अगले वाले में क्या किया बेटा, टी को लिखा पीवी बाय एनआर, फिर पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट बनाया और इसको बोल दिया गामा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। गामा होता है f+2/f, f आया FR/2 से CV आ गया। उससे अगला है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी √k/m, √k/m। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहे हैं एनर्जी लॉस्ट इन फ्रिक्शन बतानी, एनर्जी लॉस्ट इन एयर फ्रिक्शन। बेटा यहां से फेंका 20 मीटर पर सेकंड से 18 मीटर पे जाके रुक गया। मैक्सिमम हाइट सोचे अगर एयर फ्रिक्शन जब हम नहीं इंक्लूड करते तो v²/2g होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों, v²/2g, है ना। तो बेटा v²/2g कितना निकल के आएगा, v² 400/20 कितना आएगा 20 मीटर पर, गया कहां 18 मीटर तक, गया कहां पे है 18 मीटर तक। तो 2 मीटर के करस्पॉन्डिंग वाली एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन खा गया, नहीं आया बेटा। 2 मीटर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, जो फ्रिक्शन खा गया है वो 2 मीटर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है। मास जो है ब्लॉक का 1 kg है बेटा। v²/2g जो हाइट आनी चाहिए थी विदाउट फ्रिक्शन वो आनी चाहिए थी 20 का स्क्वायर बाय 2g, 2g है 10, तो ये बन जाएगा 20 तक जाना चाहिए था, जा रहा है 18 तक। तो 2 मीटर के बराबर वाली जो एनर्जी है वो खा गया, mgh है ना, 1gh। तो बेटा 20 जूल एनर्जी फ्रिक्शन खा गया, 20 जूल एनर्जी फ्रिक्शन खा गया। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। तो 2 मीटर उसको और जाना था, वो जाने नहीं दिया। और अगर आपको लगे नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, है ना, ये बेटा ये मतलब ये पर्टिकुलर मेरा मेथड है ना। बुक में आपको जो मेथड मिलेंगे या जो सॉल्यूशन मिला होगा उसमें बेटा क्या मेथड रहेगा, उसमें इस तरीके का मेथड रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, और 18 मीटर तक वो पहुंच गया। अब टोटल वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh, माइनस ऊपर जाता है तो बेटा mg नीचे, तो माइनस mgh वर्क, mghh ग्रेविटी का वर्क ये हो गया, फ्रिक्शन का वर्क निकालना है, और टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ 1 इंटू 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर हो जाएगा 400, तो ये आ जाएगा 200, और ये कितना है 180, है ना। उसको इधर ले, 200 माइनस 180 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 180 कितना आ जाएगा, 200 जो इधर नेगेटिव में वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 200 माइनस 180 कितना आ जाएगा 20, और 20 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ रहा है -20, नेगेटिव आने ही था, मतलब इतनी एनर्जी वो खा जाएगा। कोई नेगेटिव वर्क करता है मतलब एनर्जी खा गया, कोई पॉजिटिव वर्क करता है मतलब एनर्जी दे गया, है ना। तो इतनी एनर्जी इज लॉस्ट बाय एयर फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। आप ऐसा कह सकते थे v²/2g दैट इज 20 मीटर हाइट तक जाना था, 2 मीटर की हाइट वो खा गया, 18 तक ही जा पाया, बहुत शानदार। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। ये जो दूसरा मेथड बताया इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा नेगेटिव निकल के, जो आपको बता रहे हैं उसने एनर्जी खा ली, उसने एनर्जी खा ली, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए, पूछ रहे हैं कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, सेम मास है, कांस्टेंट रेट से दोनों को हीट सप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट रेट से दोनों को हीट सप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट रेट से दोनों को हीट सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये टाइम दिखा रखा है और टाइम उसी के प्रोपोर्शनल में वो कितनी हीट सप्लाई कर दी, क्योंकि 1 सेकंड में जो हीट सप्लाई कर रहे हैं हर 1 सेकंड में वो सेम है, ठीक है। तो बेटा यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से निकल के आ गया रेशियो ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, पहला क्वेश्चन है। तो बेटा एक का 60 है, 60 पे जाके देखो मेल्ट होना शुरू हुआ और फिर लिक्विफाई होकर फिर से टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट यही तो बताता है जहां पे जाके टेम्परेचर मतलब हीट देने पे भी टेम्परेचर ना बढ़ रहा हो, है ना। अब सारी की सारी एनर्जी उसको पिघालने में खर्च हो रही है, बहुत शानदार। तो एक का 60 एक का 40, तो बेटा रेशियो ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 60/40, दैट इज क्या हो जाएगा 1.5। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा किस किस ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट या तो दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में या फिर मैं कह सकता हूं ऑल में, सारे करेक्ट है। चलिए सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ देयर लेटेंट हीट्स। बेटा Q होता है ml के बराबर, मास दोनों का सेम है, और जो हीट सप्लाइड है वो मतलब हीट सप्लाइड जो होगी मास दोनों का सेम है, तो Q1 और जो हीट सप्लाइड है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि 1 सेकंड में तो सेम दे रही है। तो Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2,
इज इक्वल टू L1/L2, क्योंकि Q इक्वल टू ml है, मास दोनों का सेम है, मास दोनों के लिए सेम है, ये क्वांटिटी दोनों के लिए सेम है, तो Q1/Q2 आ जाएगा T1/T2। क्यों? क्योंकि बेटा हीट तो हर सेकंड में बराबर दे रहे हैं, तो बेटा एक सेकंड में बेटा मैंने जो जितना ज्यादा टाइम के लिए हीट दी उतनी ज्यादा हीट दी, है ना, तो बेटा L1/L2 हो जाएगा T1/T2। इसको कितना टाइम लग रहा है मेल्ट होने में? 2 से 6 और इसको 4 से 7, तो Q1/Q2 बेटा क्या आ जाएगा, सॉरी T1/T2 क्या आ जाएगा, 4 बाय ये कितना आ रहा है 3, 4/3। मैं फिर से बता दूं बेटा 2 से 6 में ये मेल्ट हो रहा है, मतलब 4 सेकंड में ये मेल्ट हो रहा है, और इसको 4 से 7 सेकंड लग रहा है मेल्ट होने में, 4 सेकंड से 7 सेकंड में मेल्ट हो रहा है, दैट इज 3 सेकंड में। तो बेटा जो लेटेंट हीट का रेशियो आ रहा है प्यारे बच्चों वो क्या आ रहा है 4/3, जो कि सही है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड सही है तो थर्ड फोर्थ ऑटोमेटिकली सही है, थर्ड फोर्थ ऑटोमेटिकली सही होगा। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूं बेटा थर्ड फोर्थ ऑटोमेटिकली सही? क्योंकि फर्स्ट सेकंड वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑल वाला ऑप्शन है, तो फर्स्ट सेकंड अगर दोनों सही है तो डेफिनेटली ऑल आर करेक्ट हो गया, थर्ड फोर्थ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पर मैं एक पार्ट और कर देता हूं क्योंकि दोनों पार्ट एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है, एक आ गया तो दूसरा आ जाएगा। बस यहां पर बेटा देखो जो सेकंड वाले में भी जो मैंने यूज किया, पता क्या यूज किया मैंने आपको कहा है, हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, हर टाइम में बेटा बराबर सप्लाई कर रहे हैं, तो Q1/Q2 इज इक्वल टू L1/L2, है ना। और बेटा क्योंकि ml होता है ना, और ये Q1/Q2 T1/T2 क्योंकि हर सेकंड में बराबर सप्लाई कर रही है ना, तो जितना तो L1/L2 बेटा T1/T2 से आ जाएगा। ये 4 सेकंड में मेल्ट हो रहा है और ये 3 सेकंड में मेल्ट हो रहा है ना। आई होप मैं आपको बता पा रहा हूं बेटा, पहले हम टेम्परेचर देते तो बॉडी पहले गर्म होती है, फिर मेल्टिंग पॉइंट आ गया, फिर वो मेल्ट होगी, उसके बाद जब हीट देंगे फिर से गर्म होती जाएगी, फिर एक बार बेटा वो मेल्ट हो मतलब वेपराइज होगी, और फिर जब हीट देंगे फिर वो टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तो एक बार ये बताता है कि मतलब ये जो पोर्शन होगा ये बताएगा कि उसका मेल्टिंग हो रही है, और ये जो पोर्शन होगा ये बताएगा कि इवेपोरेशन हो रहा है। आई होप मैं आपको बता पा रहा हूं, है ना। तो इसके बाद बेटा आइए देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इन सॉलिड स्टेट, और चौथा पार्ट है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड स्टेट। बेटा क्यू होता है MS∆T, MS∆T, m दोनों का सेम है, ठीक है। अब Q जो है बेटा वो किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे, जितना ज्यादा टाइम के लिए हीट दी, 4 सेकंड के लिए हीट दी और टेम्परेचर 40 से बढ़ा, 2 सेकंड के लिए दिए टेम्परेचर 60 से बढ़ा, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। पहली बात तो मास दोनों का सेम है, स्पेसिफिक हीट मेरे को बतानी है, रेशियो क्या होगा स्पेसिफिक हीट में, तो बेटा Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2 इज इक्वल टू S1∆T1 अपॉन S2∆T2, ठीक है। आइए करते हैं, तो T1/T2 कितना हो गया, पहली बात तो 2 सेकंड के लिए दिए और ये 4 सेकंड के लिए, 2/4, बहुत बढ़िया। S1/S2 ये तो निकालना है, इसमें टेम्परेचर कितना बढ़ा बेटा 60, और दूसरे के टेम्परेचर में क्या चेंज है प्यारे बच्चों 40, बहुत शानदार। ये कितना आ गया, ये कट गया, है ना, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, झंड हो गई, S1/S2 1/3, दैट इज 0.333। तो बेटा अगर आप ये समझ पाए तो बेटा अगला क्वेश्चन में क्या है, स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड स्टेट, तो बेटा वही करना पड़ेगा Q1/Q2, और यहां पर क्या होगा 6 से लेके 8 तक में टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाए, और इसमें 7 से लेकर 10 तक में 3 सेकंड के लिए टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो Q1/Q2 जो आ जाएगा वो 2/3 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से बेटा आप कर लेंगे। तो बेटा मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, एक बार खुद से ट्राई करेंगे। मैं ये वाला थर्ड वाला पार्ट एक बार फिर बताता हूँ, सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को इसी पार्ट में होती है। बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूं बेटा, Q होता है MS∆T, ठीक है। तो Q1/Q2 क्या है, मास दोनों का सेम है, तो S1∆T1/S2∆T2 ही तो आएगा। और सोचो बेटा हीट बेटा कांस्टेंट रेट से दे रहे हैं, H एक सेकंड में H आ रही, कांस्टेंट रेट से आ रही, क्वेश्चन में क्या रखा, तो T1/T2 फिर T1/T2 हो गया। T1/T2 कितना बेटा, एक को 2 सेकंड लगे 60 तक पहुंचाने में, एक को 4 सेकंड लगे 40 तक पहुंचाने में, तो 2/4। अब एक की स्पेसिफिक हीट S1 है
और उसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटा 60, और दूसरे में 0 से कहां पहुंच गए 40 पे पहुंच गए टेम्परेचर पे, तो S2 इंटू 40। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। 1/3 निकल के आ जाएगा, दैट इज 0.333, है ना। अगला 19th, इसमें क्या है वाटर। ये थोड़ा सा ना लैंग्वेज अपने को सही नहीं लग रही थी, कॉमा एक जगह सही सही होना चाहिए, हालांकि मतलब थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे क्वेश्चन ध्यान से समझ में आएगा। कह रहे हैं यू ट्यूब इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, है ना। इसके बाद कॉमन होना चाहिए था ऑयल विच डज नॉट मिक्स विद वाटर इज नेक्स्ट पोर्ड इनटू वन साइड। बेटा पहले खाली वाटर था, फिर हमने क्या डाल दिया ऑयल डाला, तो पानी ऊपर चढ़ गया 25 सेंटीमीटर से ऊपर चढ़ गया। तो ये 25 से नीचे आया होगा ना, तभी तो वो 25 से ऊपर गया होगा, नहीं आया समझ में। ऑयल ने 25 धकेला होगा, ऑयल ये जो वाली लेयर थी जो जहां तक थी, ऑयल 25 गया होगा। दैट इज मैं ये कह सकता हूं वाटर जो है वो ऑयल की लेयर से 50 ऊपर है। कह रहे ऑयल की हाइट बताओ कितनी। बेटा जो यहां पे प्रेशर होगा वही यहां पे प्रेशर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा नीचे तो दोनों में वाटर ही है, जो यहां पे प्रेशर वो तो सेम होगा, तो P माइनस रो जी एक्स, मान लो एक्स हाइट है और ये भी एक्स हाइट है, तो P माइनस रो जी एक्स, तो दोनों जगह जो प्रेशर होगा P माइनस रो जी एक्स, दैट इज इन दोनों जगह पे प्रेशर सेम। अब प्रेशर सेम इन दोनों जगह पे कैसे होगा बेटा, रो जी एच, रो वाटर का क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिल जाता है, जी एच कितना हो गया 50, रो जी एच। और वाटर ऑयल की डेंसिटी दे रखी है 0.8, है ना, रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वाटर की तो 1 है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जी एच, एच निकालना है, कह दो आगे यार, एच कितना आ जाएगा 50/0.8, है ना। ये हो जाएगा 500 बाय, ये हो जाएगा 250/4, सॉरी 250/4, है ना, और ये बन जाएगा 125/2, दैट इज 62.5। आई होप मैं आपको समझा पाया, है ना। तो ये बन जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई कैलकुलेशन शायद मिस्टेक ना हो रही हो। फाइव 500/8 कैसे आया, और देखें एक बार फिर से देखते हैं, शायद मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, क्योंकि 62.5। वैसे तो अगर मैं देखूं तो ऑयल की डेंसिटी कम है, तो ऑयल की हाइट ही ज्यादा आनी चाहिए, तो ऑयल की हाइट ही ज्यादा आनी चाहिए, पर इन्होंने जो आंसर की दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तो आंसर अलग है, और 62.5 तो कोई ऑप्शन ही नहीं। पर बेटा ये तो बिल्कुल पक्का है, अगर रो1 जी H1 रो2 जी H2 बराबर है, मतलब रो1 H1 और रो2 H2 बराबर है, ध्यान से देखिए बेटा, बेटा अगर रो1 जी H1, बेटा प्रेशर बराबर करना है दोनों का, तो जिसकी डेंसिटी कम है उसकी हाइट ज्यादा चाहिए, 50 से बड़ा ही होना चाहिए आंसर, 50 से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, चारों गलत हैं, सही ऑप्शन होगा 62.5 जो मैंने कैलकुलेट किया। मैं फिर से बता दे रहा हूं कैसे। बेटा वाटर की डेंसिटी 1 और हाइट कितनी हो गई वाटर की, वाटर की हाइट कितनी हो गई, वाटर की हाइट हो गई यहाँ पे 50, ठीक है, और डेंसिटी ऑयल की हो गई, और हाइट निकालनी बेटा 500/8। आई होप आप कर पाएंगे बड़े आराम से, 62.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बेटा हम क्या कर देंगे 4th, क्योंकि मैं चेंज कर दिया ऑप्शन, वैसे 20 दिया था, है ना। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, तो मतलब इसको मेरे को बेसिकली सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था, अगर 3 ऑप्शन अगर मेरे सामने होते मैं कहता 50 से बड़ा होना चाहिए, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इतने मास की बेटा एक व्हीकल है 2.05 इंटू 10 की पावर 6, जिसकी वेलोसिटी 5 से 25 हो गई 5 मिनट में, पावर बता ली। पावर होती है 1 सेकंड में कितनी एनर्जी सप्लाई करी, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नहीं आया समझ में। हाफ एम v2 स्क्वायर हो गई हाफ एम v1 स्क्वायर से, तो ये आ गया चेंज, कितनी देर में है 5 मिनट में, तो ये एनर्जी सप्लाई करी 5 मिनट में। 5 मिनट में सेकंड कितने होंगे 5 इंटू 60 दैट इज 300, तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी सप्लाई करी, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज द इंक्रीज इन एनर्जी इन 300 सेकंड, तो 1 सेकंड में क्या बढ़ेगी अपॉन 300, 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी अपॉन 300। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, इसमें ना पानी भरा हुआ बेटा यूट्यूब में, है ना। अब क्या किया बेटा मैंने, रिलेटिव डेंसिटी 0.8 का ना ऑयल फिल किया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड डॉटेड वाला ये ऑयल है, और इसको फिल करने से इस तरफ 25 सेंटीमीटर वाटर ऊपर चला गया, जिस जगह था उससे 25। तो बेटा यहाँ पर नीचे कितना आया होगा, ध्यान से सोचिए, अगर यहाँ पर ऊपर गया तो बेटा दूसरी तरफ नीचे आया होगा ना 25, तभी तो वहां ऊपर जाएगा, है ना। दैट इज अगर मैं ऑयल की लेवल से पूछूं तो वाटर कितना ऊपर है, तो बेटा 50 सेंटीमीटर, कितना ऊपर है 50 सेंटीमीटर पूछ रहे हैं, लेकिन ऑयल वाटर के टॉप लेवल से कितना ऊपर तक जाएगा। बेटा पहले ये निकाल लो H, है ना। यहां तो बेटा दोनों का प्रेशर सेम ही होगा, क्यों,
क्योंकि बेटा जो बॉटम पे प्रेशर है मान लो P और मान लो ये x है, तो ये भी तो x है, ये भी तो हाइट x है, सेम तो है। तो यहाँ पे P माइनस रो जी एक्स, P माइनस रो जी एक्स, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा रो जी एक्स दोनों तरफ को बेटा ऊपर जाके प्रेशर दोनों में P माइनस रो जी एक्स होगा। तो जहां तक बेटा डेंसिटी सेम होती है बॉटम से, वहां तक तो बेटा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बराबर आता है। पर इसके बाद बेटा क्या होगा, रो ऑयल जी वाई हो जाएगा और यहाँ पे रो वाटर जी एच से कम होगा, तो फिर बराबर बराबर नहीं रहेगा। बराबर कब तक रहेगा बॉटम से, जहां तक दोनों तरफ सेम लिक्विड है ना। तो बेटा इस जगह का प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, पीए प्लस रो ऑयल जी एच, पीए प्लस रो ऑयल जो दे रखा 0.8 है ना। मैं सीजीएस में ले लूंगा डेंसिटी, उधर भी सीजीएस में ले लूंगा है ना, क्योंकि बेटा वाटर की जो डेंसिटी होती है सीजीएस में 1 होती है, तो बेटा ऑयल की जो डेंसिटी है वो क्या हो गई 0.8 हो गई, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। 0.8 GH इज इक्वल्स टू PA प्लस रो वाटर, वो कितना है 1 G और ये कितना है 50 है ना। यहां से आप बड़े आराम से H निकाल सकते हैं। H कितना आ जाएगा बेटा, PA को काटिए पहले, PA प्लस रो वाटर G 50 इक्वल टू PA प्लस रो ऑयल GH। यहाँ से H कितना आ जाएगा, G तो कट जाएगा, ये दोनों G कट जाएंगे, तो आ जाएगा 50 अपॉन 0.8 है ना। और 0.8 को लिख देंगे 8/100, ये हो जाएगा 62.5। आई होप ये आप समझ पाएंगे। बेटा आधे के आधे का आधा करना है बेटा, 250 125 62.5। तो बेटा ये 62.5 तक है, ये 50 तक है, तो इससे कितना ऊपर है 12.5। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। कह रहे हैं बेटा कि 5 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड हो गई रफ्तार, है ना, कितनी देर में, 5 मिनट में। तो बताना है पावर ऑफ इंजन, है ना। तो बेटा बस चेंज इन, बेटा 1 सेकेंड में जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं पावर। तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन टाइम, और टाइम कितना बेटा 5 × 60। क्यों, क्योंकि बेटा इतनी एनर्जी में इंक्रीज आया कितने टाइम में, 300 सेकेंड्स में। कितने टाइम में, 300 सेकेंड्स में इतने का इंक्रीज है, तो 1 सेकेंड अपॉन 300। आई होप कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेंगे, है ना। इसके बाद बेटा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कोई भी अगर ए वेक्टर हो, है ना, उसका अगर कंपोनेंट बताना है बी के अलोंग, तो बेटा कैसे बताते हैं, ए कॉस थीटा, है ना। ए कॉस थीटा होता है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, दैट इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि ए बी कॉस थीटा आएगा, बी का मैग्नीट्यूड कट जाएगा, ए कॉस थीटा बच जाएगा, है ना। पर बेटा सोच के देखो, यहां तो जो दो वेक्टर हैं 3i कैप प्लस 2j कैप, इसी का 3 टाइम्स है, देखो ध्यान से। तो बेसिकली दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ही हैं, तो बेटा प्रोजेक्शन होती है उसकी शेडो कितनी आएगी इस पे, तो बेटा कंप्लीटली उसी के अलोंग शेडो आ जाएगी बेटा सेम। खाली आपसे पूछा इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मजाक कर रखी है। और अगर आपका मन हो नहीं तो हम तो ए डॉट बी करेंगे, है ना, मजा आएगा। अपॉन मॉड बी करें तो करें, तो बेटा 3 स्क्वायर क्या होता है 9, ये 36 45 आ गया, है ना। 45 का 9 5 45, 3√5 इज द आंसर। बिल्कुल ही बकवास था ये तो, है ना। बेटा अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना, अगर दो वेक्टर्स हैं, जस्ट ड्रॉप करके दोबारा बताता हूं मैं आपको। बेटा कंपोनेंट का मतलब होता है ए की शेडो की लेंथ कितनी आ रही है, आई एम सॉरी, ये ए है, ए की शेडो कितनी लेंथ की आएगी, इतनी लेंथ की आएगी बी के अलोंग, अगर बी से परपेंडिकुलर लाइट डालें। अब बेटा अगर बी ये है, ए ये है, तो ए की जो शेडो आएगी अब तो वो कंप्लीटली ए लेंथ की आ जाएगी ना, है ना। आप मेरी बात शायद समझ सकते हैं। तो खाली मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही पूछा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में खाली क्या पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो बेटा 19th में क्या पूछा मेरे से, 19th में पूछा, एक बार रिवाइज कर लेते, तीनों क्वेश्चन खटाक से बोर्ड पे है। इसमें कहा 25 ऑयल डालने पे ऊपर चला गया वाटर, तो यहाँ 25 नीचे आ गया, तो 50 वाटर ऊपर हो गया। तो यहाँ पर जो प्रेशर आ जाएगा वो क्या है, PA प्लस रो वाटर दैट इज 1 G50, है ना। और यहाँ पे कितना है, PA प्लस रो ऑयल GH, है ना। दोनों CGS में ले लिए, है ना, और यहाँ से H निकाल लिया, और हमको बताना था वाटर के लेवल से कितना ऊपर है। तो बेटा जो भी H आएगा उसमें से 50 हटा देंगे तो हमारे पास स्मॉल h आ जाएगा। दूसरे वाले में पूछा था पावर, पावर बेटा कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, कितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया, है ना, अपॉन टाइम। 1 सेकंड में कितना इंक्रीज आता है उसको हम बोलेंगे पावर। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, है ना। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्टली
तो 21 में बेटा बेसिकली कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। ये 3 रॉड है, एम मास है, एल लेंथ है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ध्यान से देखिए बेटा, सेंटर ऑफ मास जो होगा बेटा वो मीडियन को आप एल्टीट्यूड कह लो, मीडियन कह लो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो, एक ही बात रहेगी, है ना, क्योंकि बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब चीजें एक ही होती हैं। और बेटा अगर ये सब चीजें एक ही होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेंटर से मैं लेके, है ना, ये ऐसे तीनों को ज्वाइन कर दो तो बेटा तीनों से बराबर डिस्टेंस आएगा सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक कंडीशन है। तो अगर मान लो ये आर है, आप सोच के भी देखो ध्यान से, तो बेटा ये 120 120 120 तीनों एंगल भी बराबर आएंगे, आधा कर दो क्या हो जाएगा 60 60। तो अगर ये आर है तो ये चीज क्या हो जाएगी, आर cos 60 दैट इज r/2, और ये आर, तो बेटा ये 2:1 में है, r/2 किस रेशियो में आ रहा है, 2:1 में, ठीक है। तो बेटा इसको अगर मैं 2x कह दूं तो ये x हो गया, तो ये टोटल हो गया 3x, है ना। और ये जो चीज है बेटा ये क्या होगा, L sin 60, L sin 60, हाइपोटेन्यूज sin थीटा परपेंडिकुलर L√3/2, ये 3x हो गया। यहां से आपके पास x आ गया बेटा, ये 2x और ये x, बेटा ये r और ये r/2 है, ये r cos 60 r/2 है ना, थोड़ी सी मैथ्स है ये आनी चाहिए, है ना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 3x हो जाएगा, और 3x हो गया L√3/2, तो x कितना हो जाएगा, 3 को नीचे ले जाइए, L/2√3, L/2√3। अब बेटा इसका जो एक रॉड का जो आएगा IC प्लस MD स्क्वायर करना था, ml²/12 प्लस MD स्क्वायर, और D क्या जाएगा L/2√3, है ना। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा, ml²/12 प्लस MD² और D क्या L/2√3 स्क्वायर, L स्क्वायर बाय ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, ये भी ml²/12, MD² भी वही बन गया। और ऐसी कितनी रॉड्स लेनी पड़ेंगी बेटा, IC प्लस MD², IC प्लस MD² 3 के लिए इंटू 3, तो ये क्या बन जाएगा ml²/4 प्लस ml²/4 दैट इज ml²/2। यूज क्या किया बेटा, I होता है IC प्लस MD², सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा प्लस MD², और ये डिस्टेंस कितना है x, है ना, और x के L/2√3 जिसका स्क्वायर क्या हो जाएगा L²/12। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 जो बोर्ड पे लिखे हैं उनमें से। आइए 23rd पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास देखो ध्यान से, इसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा बेटा, ये एक रेक्टेंगल बन गया 3 साइड, है ना, ये 3 है और ये 1 है, तो बेटा यहाँ पे आएगा 1/2, 3/2 पे, ठीक है। और इस छोटे का कहां पे आएगा, ये बेटा ये 1, ये तो स्क्वायर है तो 1 से हाफ आगे दैट इज 1.5, कॉमा अब 2 और 3 के बीच में तो 2.5। अब बेटा इसी लाइन पे आएगा, अब ये तो बिल्कुल पक्का हो गया इसी लाइन पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। बेटा दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, सेंटर ऑफ मास से लाइन ज्वाइनिंग पे, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है 23। इसके ऑप्शन बहुत शानदार है, देखिए आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो बेटा बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ, ये बड़ा मास है तो इसकी तरफ आएगा सेंटर ऑफ मास। तो अगर इसका हाफ पे है और इसका 1.5 पे, तो 1 वाले के 1 से इधर होगा, है ना, इसकी तरफ शिफ्टेड होगा, तो x कोऑर्डिनेट 1 से कम होगा, है ना। ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 और 3, है ना। और इसके बाद क्योंकि बेटा 2 और 3 में दोनों में 0.75 x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों 1.75, और इसका क्या है 1.75 और 0.75, तो बेटा बताना है कौन सा होगा। अब बेटा ये तो साफ साफ पता है, तो रूल्ड आउट है, क्योंकि बेटा अगर ये स्क्वायर होता ना तो ऐसा हो सकता था बेटा, सिमेट्रिक स्क्वायर होता तो हम कहते y = x पे आएगा, है ना, लेकिन बेटा ये तो स्क्वायर नहीं है ना। और मैं दूसरा तरीका रिजेक्ट करने का इसको क्या हो सकता है, अब बेटा y कोऑर्डिनेट की बात करूं, अगर खाली ये होता, खाली ये वाला रेक्टेंगल होता तो बेटा 1.5 पे होता, इसके होने से तो ऊपर ही जाएगा ना, तो 1.5 से ऊपर ही आएगा, इसलिए भी ये नहीं हो सकता, है ना। तो आप डायरेक्टली समझ पाए हैं, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मतलब ये तो करने का तरीका हो गया एक, है ना, और इसको गरीब तरीके से करने का तरीका क्या रहेगा, है ना, कि आप आराम आराम से बिल्कुल मन लगा के करें।
तो बेटा इसका मास अगर 3m होगा तो पहली बात इसका m होगा, सॉरी इस छोटे का, बस m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे मैं मूड में नहीं था क्योंकि एक क्वेश्चन आगे और आ रहा है सेम थीम पे। तो 3m इंटू हाफ प्लस m इंटू 1.5 दैट इज 3/2 अपॉन टोटल मास 4m। ये कितना हो जाएगा बेटा 3m/2, 3m/2 ऊपर हो गया 3m/4m तो 3/4 दैट इज 0.75। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बेटा m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा सेंटर ऑफ मास का m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा आपसे ही बात करो बेटा, सोएंगे नहीं बेटा। क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। साथ साथ बोलेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस x2 m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट होता है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत शानदार। चलिए है ना, इसमें क्या है बेटा, ये एक 5 किलोग्राम का पत्थर जा रहा है 3√2 मीटर पर सेकंड। मैंने फर्जी लिखा है, यूनिट नहीं दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहे एंगुलर मोमेंटम बताना ओरिजिन के अबाउट। y इक्वल टू x प्लस 4 है तो बेटा x को 0 पुट करो तो भी y 4 आ जाएगा, और y को 0 पुट करो तो भी y को 0 पुट करो तो -4 आ जाएगा। तो इधर को बन गया, ठीक है। अब बेटा mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mv कितना हो गया 5 इंटू 3√2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा ये ओरिजिन से, है ना। mv पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, और ये क्या हो 4 sin 45, 4 sin 45, 4 sin 45। sin 45 क्या होता है प्यारे बच्चों 1/√2। √2 की झंड हो जाएगी तो क्या मिलेगा बेटा 5 3 15 4 60, क्या आ जाएगा बेटा 60। तो mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 4 sin 45। ये कैसे पता लगा 45, ये भी 4 ये भी 4, तो tan थीटा बेटा 1 हो गया, है ना। वाइट से भी बेटा y इक्वल टू x प्लस 4 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है तो मालूम ही रहता है अपने को, और नहीं मालूम रहता तो बेटा पहले प्लॉट कर लो फिर मालूम चल जाएगा। 4 sin 45 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लेंगे, बहुत इजीली एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक मास है 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है m1, वो m2 को आके टकराता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, चिपक के इकट्ठे चलने लग जाते हैं फोर्स से। कह रहे हैं m1 बाय m2 बताओ। बेटा मन पे तो पता नहीं क्यों आ रहा है 5 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 5, है ना। पहले जो मोमेंटम था, मोमेंटम तो किसी भी कोलिजन में कंजर्व होता है, पिछले पेपर में भी बता चुका हूं बेटा। क्योंकि बेटा क्या होता है, ये पहला वाला दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला पहले पे लगाएगा, टोटल फोर्स 0, है ना। टोटल फोर्स 0 का मतलब होता है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। तो बेटा मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो यहां से क्या समझ में आ रहा है 5 इंटू 4 बराबर 4 इंटू 5, है ना। मतलब अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचे, नहीं तो बेटा आप ऐसे लिखे 5m1, पहले मोमेंटम इसका 0 था, बाद में हो गया m1 प्लस m2 इंटू 4, है ना। और यहां से आपको m1 बाय m2 देखो क्या मिल के आ जा रहा है सामने, m1 बाय m2 आ जाएगा आपके पास 4:1, है ना। बेटा अब मैं डायरेक्टली यही तो कह रहा था 5 इंटू 4, इसका मास 4 और इन दोनों का मिला के 5, तो इसका 1, है ना। तो 4:1 डायरेक्टली आप मतलब यही अगर आप सोच पाए तो बड़ी बढ़िया बात है, नहीं तो बेटा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप ऐसे ही कर ले 5m1 बराबर m1 प्लस m2 इंटू 4। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो बेटा कोई कैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि टोटल फोर्स 0 था, एक दूसरे पे लगाता है, दूसरा पहले पे लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट, टोटल फोर्स 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है बेटा टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास, मतलब टोटल मोमेंटम कांस्टेंट, है ना। बेटा टोटल फोर्स 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा एक सेकंड में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट जो होती है टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो टोटल मोमेंटम तो कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि टोटल मास तो चेंज होने वाला है नहीं, है ना। क्योंकि न्यूक्लियर वाला पोर्शन तो चल नहीं रहेगी भैया, मास भी चेंज होते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 26, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है ना। इसमें बेटा मेरे से कह रहे हैं स्ट्रिंग फिक्स्ड है बेटा बोथ एंड से, है ना। जो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज मिल रही है मेरे को, नेचुरल मोड्स जो आ रहे हैं वो 315 और 420 है। तो कह रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
बेटा फिक्स्ड एट बोथ एंड होती तो कैसे आता है बेटा, रेशियो क्या आते हैं 1:2:3:4:5 के रेशियो में आते हैं बेटा फ्रीक्वेंसीज f 2f 3f 4f। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो v/2l आती है, अगली आती है 2v/2l, उससे अगली आती है 3v/2l एंड सो ऑन। और अगर एक एंड से बेटा बंधी हो तो फिर क्या होती है बेटा v/4l, उसमें ऑड हार्मोनिक्स आते हैं 3v/4l है ना, 5v/4l एंड सो ऑन। अब ये तो बेटा दोनों एंड से बंधी है, तो बेटा जो कोई भी दो मोड में डिफरेंस होता है ना कंसेक्यूटिव वाले में, वो बेटा v/2l वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें डिफरेंस क्या 105 वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, खत्म। बहुत ही सिंपल था बेटा, अगर आप देखें बहुत ही आसानी से हम कर पाए हैं, है ना। थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करा दी कि कैसे होता है। अब देखो बेटा यही अगर मान लो ऑर्गन पाइप पे क्वेश्चन होता तो फिर क्या होता, ऑर्गन पाइप में क्या होता है बेटा, जब ओपन एट बोथ एंड होता है ना, तो ओपन एट बोथ एंड वाले केस में क्या आती है v/2l और l के बदले क्या होना था l+2e हो जाता है ना, वो मैंने लिख रहा हूं है ना, 2v/2l और l के बदले क्या आएगा l+2e है ना। और बेटा पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हो तो फिर क्या आता है v/4l और यहाँ पे l के बदले क्या आएगा l+e, एक तरफ एंड करेक्शन 3v/4l, l के बदले l+e लिखना चाहिए, वेयर e इज एंड करेक्शन, एंड करेक्शन होता है 0.3d, कितना होता है प्यारे बच्चों 0.3d। तो इसमें ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, छोटी सोच क्लोज्ड एंड सी छोटा छोटा छोटी सोच है ना, खाली ऑड हार्मोनिक्स, ओपन सोच बड़ी सोच सारे हार्मोनिक्स ऑड इवन सारे आएंगे है ना। सी से चौका v/4l है ना। ओपन एट बोथ एंड, कितने एंड से ओपन, दो एंड से ओपन, इसलिए v/2l है ना। याद रखने का तरीका है बेटा, कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आई होप मैं आपको याद दिला पाया हूं। अगला क्वेश्चन बेटा ये तो नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं कितने साल पहले का है, ये मेरे को याद नहीं है। कह रहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये है, तो बताओ कितनी हाइट पे ऐसा हो रहा है। हाइट पूछिए आई होप है ना। हाँ सरफेस से कितनी हाइट पे ऐसा होगा बेटा, खाली एक से ही काम बन जाएगा, दो को क्या लेना है। सरफेस पे 10 होता है, 64% हो गया, क्या हो गया 64%। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं gm/x² लिख दो। अब क्या करो r² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 10 है ना, और ये आना चाहिए 6.4, बस खत्म हो गई कहानी। तो ये हो गया 10 r²/x², r² क्या है 6400 स्क्वायर है ना, x² को उधर ले जाइए, खत्म हो गई कहानी यार। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.4। अच्छा ये भी किलोमीटर में है, r भी किलोमीटर में, x भी किलोमीटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया gm/r²। अच्छा r को मेरे को यहाँ पर बेटा एक खाली नीचे r था, तो मेरे को मीटर में लेना पड़ेगा, नीचे वाला r मेरे को मीटर में लेना पड़ेगा। तो बेटा कुछ मतलब 10 की पावर की हेर फेर हो जाएगी, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये r² है, इसमें किलोमीटर स्क्वायर है, बेटा इन दोनों का तो आपस में कट जाएगा एक्चुअली में है ना, लेकिन इसका आना चाहिए ना। तो gm/r² को तो 10 कह दिया, वहां तो आपने मीटर में ले ही लिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ तो आपने मीटर में ले लिया, तभी तो gm/r² को आप 10 कह रहे हो है ना। gm/r², अर्थ पे बेटा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो तो 10 होता है, और gm/r² को अगर आपने 10 कहा तो r को आपने मीटर में ले लिया। अब r और x को दोनों को सेम यूनिट में किलोमीटर में काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये क्या हो गया 64 है ना, ये हटाओ यहाँ पे 0 लगाओ, बहुत बढ़िया। अब अंडर रूट ले लो, क्या बन जाएगा इसका, तो 6400 आ जाएगा अंडर रूट, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा और 64 का अंडर रूट 8 आ जाएगा, फिर 8 8 का 64 हो जाएगा है ना। और 0 0 यहाँ से क्या मिल जा रहा है बेटा 800 × 10 8000। तो बेटा सरफेस से कितनी हाइट हो गई 6400, तो होता है बेटा रेडियस ऑफ अर्थ है ना। और उससे कितनी हाइट हो जाएगी प्यारे बच्चों 8000 के लिए 8000 - 6400 कितना आ जाएगा 1600, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1600। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। बाकी मतलब अगर आपको लगे नहीं हम तो ऐसे नहीं कर सकते है ना, हमको तो दो चीजें दी, हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, करिए। तो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है -gm/r+h है ना, और ग्रेविटेशनल फील्ड होती है gm/r+h²। इन दोनों को डिवाइड करते हैं आप, बस खत्म हो गई कहानी। तो भी अच्छा आ जाएगा, जैसे आपको मन करे वैसा आप कर। अगला क्वेश्चन नंबर 28, काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी, एक प्लेनेट घूम रहा है बेटा, जब सबसे पास में आएगा, अट्रैक्शन वाली चीजें जब पास में आएंगी तो क्या होगा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होती है जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं। तो जितना वो सन के पास में है, ये सन की पोजीशन है, ए सबसे पास है, बी दूर है,
और सी सबसे दूर है, तो ए पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, बी पे कम और सी पे सबसे कम। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो कंजर्व होती है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी फिर चेंज नहीं होती है। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाते हैं तो कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाती है। और एक्सटर्नल एजेंट आता है तो टोटल एनर्जी बढ़ जाती है ना। तो एक्सटर्नल एजेंट टोटल एनर्जी बढ़ाता है, एक्सटर्नल एजेंट नहीं होगा तो मैकेनिकल एनर्जी कम होती है, थर्मल एनर्जी बढ़ती है। और अगर नॉन कंजर्वेटिव भी ना हो, है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता है तो थर्मल एनर्जी बढ़ती है, नॉन कंजर्वेटिव भी ना हो, एक्सटर्नल भी ना हो, तो खाली कंजर्वेटिव है, फिर क्या होगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो बेटा यहाँ पर पास में, आप कह सकते हैं अट्रैक्शन वाली चीज है, पास में आ रही, पोटेंशियल एनर्जी कम। बेटा ये अर्थ के पास में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, या दूर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, मार्कर जितना दूर होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। आई होप मैं आपको समझा पाया। बेटा यहाँ पर ये अब स्क्वायर का एक पोर्शन रिमूव कर दिया, है ना, ए साइड लेंथ का स्क्वायर था, a/2 रिमूव कर दिया। पहली बात तो बेटा देखो सिमेट्रिक है, अभी भी y = x के अबाउट, है ना, तो लाए तो y = x पे ही करेगा, और शायद चारों ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं जो y = x वाले हैं। मेरे को जो ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे बच्चों वो क्या है बेटा, सारे के सारे y = x पे ही। पहले तो a/2 पे आता था, है ना, a/2 पे आता था सेंटर ऑफ मास। अब कहां पे आएगा, कुछ इधर आएगा, a/2 से इधर। तो a/2 से इधर वाले ऑप्शन कितने हैं प्यारे बच्चों, a/2 से छोटे ऑप्शन जो है हमारे पास वो 2 हैं, इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हम डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं बेटा। आप इसको 2 स्क्वायर बनाना चाहे तो 2 स्क्वायर बना दे, आप चाहे तो 3, मतलब एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर बना दे, या तो 3 रेक्टेंगल 3 स्क्वायर बना दे, है ना, खाली एक्स कोऑर्डिनेट निकाले वही हो जाएगा। अब देखो इसका कहां पे आएगा, ये a/2 और a/2 के आधे पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास, a/4 पे, और इसका a/2 से a में 3a/4 पे आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट तो मैं जानता हूँ a/4 आएगा, मैं भी पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये 2m मास हो गया, 2m × a/4 m1x1 प्लस इसका मास m × 3a/4 m2x2 अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा 3m, आई एम सॉरी, है ना। तो बेटा क्या आ गया, ये क्या आ गया, 2a/4 3a/4 क्या हो जाएगा 5a/4 अपॉन 3 5a/12। और अगर x कोऑर्डिनेट 5a/12 है तो y कोऑर्डिनेट भी 5a/12। इसका मास 2m तो इसका m ना, 2m × a/4, क्योंकि बेटा ये a साइड लेंथ है तो ये a/2 हो गया, सेंटर ऑफ मास तो a/4 पे आएगा इस पोर्शन का, x कोऑर्डिनेट तो a/4 ही आएगा, है ना, y कोऑर्डिनेट तो a/2 आएगा इस पोर्शन का, मेरे को उससे मतलब नहीं। तो 2m × a/4 प्लस m × 3a/4, क्योंकि a/2 से a में बेटा सेंटर ऑफ मास इस पोर्शन का कहां पे आएगा 3a/4। आई होप मैं आपको समझा पाया, है ना, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगले में पूछा बेटा वेक्टर कौन सा नहीं, जिसपे तीर नहीं है वो वेक्टर नहीं, खत्म बात, है ना बेटा। करंट वेक्टर नहीं होता बेटा, हमको मालूम है, डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बेटा अगर इस वायर से करंट आया मान लो 5 एम्पियर, इससे 5 एम्पियर, तो इसमें कोई वेक्टर सम नहीं होगा ना बेटा, वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो होना चाहिए, तो उसमें क्या जाता है 10 एम्पियर, तो इसलिए बेटा वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है, इसलिए बेटा वहां पर हम उसको वेक्टर कंसिडर नहीं करते, वेक्टर कंसिडर नहीं कर सकते हैं आफ्टर हैविंग डायरेक्शन। बाकी फोर्स टॉर्क की तो आपको मालूम है सब वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है ना, सबके ऊपर तीर लगाते हैं हम लोग, टॉर्क होता है r क्रॉस f। अगला इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहे टैप क्लोज था तो ये प्रेशर था, टैप ओपन किया तो ये प्रेशर हो गया, 0.5 × 10⁵ से प्रेशर एनर्जी रिड्यूस हो गई, और जितनी प्रेशर एनर्जी घटेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी तो वही रहेगी। तो बेटा घटा कितने से प्रेशर, 0.5 × 10⁵, ये तो आपका मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ना। तो इतनी एनर्जी घटी और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ½ mv², ½ ρv², है ना। ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जितनी प्रेशर एनर्जी कम होगी उतनी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी भैया, सही बात है। तो ये कितना हो जाएगा 500, है ना, 1000/2, और इधर भी 500 उड़ाओ तो मतलब 0.5 × 10⁵ उड़ेगा, ये 100 बचेगा, v² 100, तो v क्या आ जाएगा 10। बहुत सिंपल है बेटा, जितना प्रेशर एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जितनी डिक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। पहले वो रेस्ट पे था वाटर, ½ ρv² होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी, है ना, और ρgh होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ½ ρv² होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट होता है। अगर आपको लगे नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर
और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को भी जीरो कर दो। पोटेंशियल एनर्जी तो वही है, उसकी लेवल की बात चल रही है। फाइनल प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी लेवल की बात चल रही है। ऐसे कर लें, फॉर्मूला लगाना लगाए। अरे भाई सिंपल बात है, डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होती है बेटा, यही बर्नौलीज थ्योरम होती है। बहुत शानदार, मिटो दी बहुत बढ़िया। देखिए रिन सफेरी, शानदार, जबरदस्त। आइए बच्चों चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए बहुत भयानक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं 140 इंटू 10 की पावर 9 ये बल्क मॉडुलस है, और चेंज इन प्रेशर जो है बेटा वो 7 इंटू 10 की पावर 6 है ना। और साइड लेंथ ये दे रखी है, चेंज इन वॉल्यूम पूछ रखी है आपसे बेटा। बल्क मॉडुलस होता है बेटा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का होता है डेल्टा वी बाय वी, बल्क मॉडुलस पता है डेल्टा वी पता है, तो डेल्टा वी कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। डेल्टा वी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं डेल्टा पी वी माइनस व्हाट आई है। मेरे को पता है डिक्रीज होगी बेटा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर किसी भी चीज बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगी, है ना। तो बेटा डेल्टा पी इंटू वी बाय बल्क मॉडुलस। अब डेल्टा पी कितना 7 इंटू 10 की पावर 6, बहुत शानदार, है ना। और वॉल्यूम इनिशियल कितनी 10 सेंटीमीटर थी। अब सेंटीमीटर क्यूब में बताना है मेरे को चेंज इन वॉल्यूम, या आंसर किस में दे रखा है, मीटर क्यूब में। तो बेटा ये 0.1 मीटर हो गया साइड लेंथ क्यूब का, तो 0.1 क्यूब दैट इज 10 की पावर -3, ये हो गई वॉल्यूम। और बल्क मॉडुलस क्या है 140 इंटू 10 की पावर 9, है ना। अगर आपका मन कर रहा हो तो पूरा अच्छे से सॉल्व करें, मेरा मन नहीं कर रहा है ना, तो आप आगे सॉल्व कर ले। 1/2 0.5 मतलब 5 वाला ऑप्शन होना चाहिए, कुछ 5 वाला, और 5 वाला तो एक ही में खत्म हो गई कहानी, है ना। क्यों 10 की पावर में भैया मगजमारी करेंगे। समझ में आ गया ना बेटा। बल्क मॉडुलस क्या होता है माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, बेटा याद भी रहना चाहिए, माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, है ना। बल्क मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। मॉडुलस पॉजिटिव देखना चाहते हैं, प्रेशर अगर डेल्टा पी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा, इसलिए एक नेगेटिव लगा देते हैं। और ये किस चीज का आइडिया देता है, इलास्टिसिटी का। क्यों, क्योंकि बेटा सोचो 1 वॉल्यूम में चेंज किया, डेल्टा वी बाई वी क्या, डेल्टा वी चेंज आया वी वॉल्यूम में, 1 वॉल्यूम में क्या चेंज है डेल्टा वी बाई वी। 1 वॉल्यूम में जब चेंज आया इतना, कब, जब मैंने प्रेशर क्या अप्लाई किया, 1 वॉल्यूम में इतना चेंज आया जब मैंने प्रेशर क्या अप्लाई किया डेल्टा पी, है ना। जब 1 वॉल्यूम में 1 का चेंज आएगा तो कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। मतलब जब आप कोशिश करें समझने की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के 1 वॉल्यूम में क्या चेंज आया, और बेटा सोच के देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से आप डिवाइड ही तो कर रहे हो। आप सोचो इसको आपने कांस्टेंट ले ली एक वैल्यू, जब ये कम होगा 1 वॉल्यूम में चेंज अगर कम हो तो वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब अगर ठोस बॉडी तो दबाना मुश्किल होगा ना, तो जब ये चेंज कम आ रहा है उसी इंक्रीज इन प्रेशर पे, तो इसका मतलब वो बॉडी ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा रिजिड है, ज्यादा इलास्टिक है, वो अपनी शेप में रहना चाहती है ना। तो ये बेटा इलास्टिसिटी का आइडिया दे रहा है कि बेटा हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा बेटा। बल्क मॉडुलस जो है किस चीज का आइडिया दे रहा है, वही कांस्टेंट चीज पे अगर मान लो ये कम आ रहा है, ये दब कम रहा है, इसका मतलब वो अपनी शेप में रहना चाह रहा है, वो अपनी शेप में रहना चाह रहा है। आई होप मैं आपको समझा पाऊं बच्चों। बेटा वही बेटा चेंज इन प्रेशर पे अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कम है, मतलब दब कम रहा है, मतलब ज्यादा इलास्टिक है बॉडी, दब कम रही, अपनी शेप में रहना चाह रही, अपनी शेप में रहना चाह रही, अपनी शेप में रहना चाह रही, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अगला क्वेश्चन बेटा 10 न्यूटन का वर्क डन पूछा है, इससे बकवास सवाल बेटा कहां से लाके दें। 10 न्यूटन का वर्क डन पूछा है, 10 न्यूटन इधर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर उधर कोई, इसका वर्क डन पूछा है एफ एस कॉस, बेटा अगर ये 60 तो ये क्या हो जाएगा 120, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल, तो एफ कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1, और कॉस 120, कॉस 120 क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉस 180 माइनस 60, cos 180 माइनस 60 दैट इज माइनस cos 60 माइनस हाफ, है ना। नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, पता ही था हमको। नेगेटिव वाले ऑप्शन कितने थे इस क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव वाला बेटा 2 ऑप्शन थे, -5 और -10, है ना। इतने में समझ में आता cos की वैल्यू तो बेटा 1 तो हो नहीं सकती, 1 तो 0 पे होती है, 180 पे मैग्नीट्यूड, तो 10 से तो कम ही आएगा, खत्म हो गई कहानी यहीं पे। -2 है बेटा, 10 से कम एक ही है ना। तो cos 180 माइनस 60 वैसे माइनस cos 60 बेटा 10 इंटू माइनस हाफ। अगर मतलब पेट में ज्यादा दुख रहा हो कि भैया नहीं अपने को ये वैल्यूज याद हैं, तो भी आप कर पाते हैं। बस इतना तो पता होना चाहिए cos थीटा 1 से छोटा ही होता है हमेशा, अगर 0 180 के वैल्यूज ना हो तो।
अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 2√rg, 2√rg। बेटा ये वेलोसिटी दी है तो बताओ रॉकेट को, तो रॉकेट एस्केप करेगा नहीं करेगा? अरे भैया साफ सीधी सी बात है, √2rg होती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? √2rg। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इससे ज्यादा √2 टाइम्स है। पक्का है कि भैया निकल जाएगा, धरती माता को छोड़ के चला जाएगा, धरती माता को छोड़ के चला जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। अब जो चीज बेटा मैं पहले आपको बेटा थ्योरी पार्ट बता चुका हूं, वो मैं एफएसटीज में आपको दोबारा से थ्योरी पार्ट नहीं बता रहा हूं। आप पुराने एफएसटीज खुद से रिवाइज करें। 35th क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है बेटा? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं 6 किलोग्राम की रोप है ना, 2 किलोग्राम का एक पत्थर है, यहां पे वेव पल्स जनरेट करी और वेवलेंथ है 0.06। वेवलेंथ है प्यारे बच्चों 0.06, है ना, ये वेवलेंथ है। कह रहे टॉप पे क्या होगा? बेटा ये 6 किलोग्राम है, तो यहां टेंशन क्या हो जाएगी बेटा? यहां पे 20 थी टेंशन, 2g 20 इसका वेट है। अब बेटा 8 हो गया, यहां पे टेंशन हो जाएगी 80। अब बेटा अगर इधर से इधर जा रहा है बेटा, v = f लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा वही रहती है। भले वेलोसिटी चेंज हो रही हो, फ्रीक्वेंसी हमेशा वही रहती है। भले मीडियम चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहती है ना। अब बेटा सोच के देखो, वेलोसिटी क्या होती है? √T/μ। तो बेटा बस मैं आपको इतना कह सकता हूं बेटा, टेंशन जो है 4 टाइम्स हो गई, तो वेलोसिटी डबल हो गई। वेलोसिटी अगर डबल हो गई तो वेवलेंथ डबल हो जाएगी। 0.06 का डबल 0.12। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। एक पतली रस्सी, मोटी रस्सी ले लो, हाथ से हिलाओ। मोटी हो सकता है कि कम एम्पलीट्यूड में हिले, लेकिन हिलेगी उतनी ही बार। ऐसा नहीं हो सकता पतली ज्यादा बार हिले और मोटी कम बार। पतली से मोटी जोड़ेंगे तो मोटी रस्सी भी उतनी ही बार हिलती है। तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। और वेलोसिटी डबल कैसे पता लगा? यहाँ पे टेंशन 20 है, यहाँ पे टेंशन 80 है। 80 टेंशन का मतलब क्या हुआ? टेंशन 4 टाइम्स हो गई। टेंशन 4 टाइम्स हो गई, वेलोसिटी डबल हो गई। वेलोसिटी डबल हो गई तो वेवलेंथ डबल हो गई। आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या है बेटा? थीटा है 45 डिग्री। थीटा कितना प्यारे बच्चों? 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका है। मैक्सिमम रेंज कब आती है? 45 डिग्री पे। मैक्सिमम रेंज कब आती है प्यारे बच्चों? 45 डिग्री पे। कह रहे हैं अगर मैक्सिमम रेंज में अगर हाइट अगर h आ रही है, मैक्सिमम हाइट, तो बेटा रेंज कितनी आएगी? बेटा देखो, हाइट होती है u² sin² θ/2g, रेंज होती है u² sin 2θ/g, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin θ/g। u² sin² θ/2g, u² sin 2θ/g, 2u sin θ/g। तो बेटा रेंज कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? यहाँ पे अगर देखो मैं हाइट की बात करूं तो हाइट की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या आ रही है? यहाँ पे sin² 45 आएगा, sin² 45 होगा हाफ, sin 45 1/√2, तो ये हाफ आएगा, ये हाफ एक और है, तो u²/4g बन गया। और बेटा रेंज क्या आएगी प्यारे बच्चों? रेंज बहुत ध्यान से देखिए बेटा, थीटा अगर 45 है, साइन ट्वाइस ऑफ 45 है 90, u²/g, दैट इज दिस इज 4h, इसका 4 टाइम्स है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, है ना। तो बेटा u²/4g आई थी मैक्सिमम हाइट, और ये क्या आ गया बेटा? 4h, है ना। ये बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, प्रोजेक्टाइल की ये पर्टिकुलर चीज कई बार पूछी जा चुकी है। आपको मालूम होनी चाहिए कि जब मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका जाता है तो जो हाइट आती है बेटा वो रेंज का 1/4 आती है। जो हाइट आती है वो रेंज का 1/4 आती है, लेकिन निकालनी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रटी रटाई हो, आपको निकालना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है बेटा, थीटा 45 हो गई, u²/g रेंज हो गई, और उस कंडीशन में हाइट क्या आ रही है बेटा? sin² 45 क्या होगा बेटा? 1/2 इक्वल टू u²/4g, तो इसका 1/4 है ना, रेंज का 1/4 आती है उस कंडीशन में हाइट। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अर्थ की डेंसिटी रो है, अर्थ का रेडियस r है, कह रहे एक प्लैनेट है दूसरा, है ना, एक प्लैनेट है दूसरा जिसका रेडियस हाफ है और डेंसिटी डबल है। तो बेटा देखो, मैंने आपको बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटा क्या फर्क आएगा दोनों के सरफेस पे अगर एक का रेडियस हाफ भी है? बेटा देखो, अगर मैं ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करूं, ρr/3ε, 1/ε को क्या बोलते हैं? 4πg यहाँ पे। तो बेटा ρr पे डिपेंडेंट है, और ρr वही है, ρr का प्रोडक्ट वही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के सरफेस पे सेम है, इसलिए वेट दोनों के सरफेस पे सेम आएगा। बेटा ρr/3ε0 होती है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी x डिस्टेंस पे ρx/3ε0 होती है, और x इक्वल टू r पे होती है ρr/3ε0। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/ε0 को क्या लिख देते हैं? 4πg। 1/ε0 को क्या लिख देते हैं बेटा? 1/4πε0 को g से रिप्लेस करते हैं, है ना। तो बेटा 1/ε0 को 4πg से रिप्लेस करते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं।
38 क्वेश्चन बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, कह रहे मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दी रॉकेट। बेटा जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव जीरो नहीं हो जाती तब वेलोसिटी जीरो पे मैक्सिमम हाइट। यहां तक तो बेटा फ्यूल जल रहा है तभी तो बेटा वेलोसिटी बढ़ रही है, फ्यूल बंद कर दिया, वेलोसिटी घटनी चालू हुई, फ्यूल खत्म हो गया, अब वो मोमेंटम से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आना चालू। जब वेलोसिटी जीरो गई बस खत्म, अब नीचे आना चालू हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर मतलब ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो लेकिन फिर भी देख लेते कोई बड़ी बात नहीं, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तक क्या होगा, हाइट बढ़ती जाएगी। तो बेटा खाली आपको वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट पता नहीं, खत्म बात। हाफ ऑफ 120 और बेटा वेलोसिटी ये कितनी है 1000। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, हाफ ऑफ 120 into 1000, तो ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 60,000 मीटर्स या 60 किलोमीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये हो गया बेटा ऑप्शन 4, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये वाला मैं फिर से बताया था बेटा, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तब तक हाइट बढ़ेगी। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ऊपर जा रहा है, जीरो मतलब रुक गया, अब नीचे आएगा, उसके बाद नीचे दे रखा तो हमको उससे मतलब नहीं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कांस्टेंट स्पीड से बेटा एक धागे से बांध के पत्थर को घुमा रहे हैं, कहां पे धागा टूटने की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है, कहां पे धागा टूटने की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है बेटा, कहां पर हम कंडीशन मान सकते हैं कि अब धागा टूट ही जाएगा जस्ट। तो बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, जब वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होता है बेटा, यहां पर mg भी बेटा पूरा का पूरा बेटा टेंशन बढ़ा रहा होता है, और mv स्क्वायर ओवर rb सूडो फोर्स, है ना, mv स्क्वायर ओवर rb, है ना। और बेटा बाकी किसी कंडीशन पे mg का एक कंपोनेंट होता है और mv स्क्वायर ओवर r। तो बेटा यहां पर बेटा सबसे ज्यादा टेंशन जो होती है, आप पत्थर को हाथ से घुमा के देख लीजिए, आपको फील आ जाएगी सबसे ज्यादा टेंशन यही होती है बेटा। यहाँ पे mg भी खींच रहा है, mv स्क्वायर ओवर r तो हर जगह ही खींच रहा है, पर यहां पर बेटा जैसे ऊपर पहुंच गए, यहां तो टेंशन मिनिमम हो गई। क्यों? क्योंकि mg तो बेटा mg इधर को, mv स्क्वायर ओवर r इधर को है। आप ब्लॉक पे बैठ के देख रहे हैं तब आपको ये दिखाई देगा mv स्क्वायर ओवर r और ये टेंशन, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस है बेटा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर टेंशन किसके बराबर आ रही है, इन दोनों के सम के बराबर। यहां पे इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, तो टेंशन कम हो जाएगी बेटा। यहां पे mg यहां पे टेंशन को घटा दे रहा है, स्ट्रिंग की तरफ को फोर्स लगा रहा है। जो स्ट्रिंग को खींचेगा वो टेंशन बढ़ाएगा, जो स्ट्रिंग की तरफ को फोर्स लगाएगा वो टेंशन को घटाना चाहेगा, वो टेंशन को घटाना चाहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो कहां पे लाइकली टू ब्रेक होगा, पोजीशन बी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। 40 में पूछ रहे रीडिंग क्या है वेइंग बैलेंस की, बेसिकली नॉर्मल फोर्स बताती है वेइंग मशीन। तो n ऊपर है, mg नीचे, मास 80 है, तो 800 हो गया 80 mg, है ना, बराबर ma। ma क्या है बेटा, एक्सेलरेशन 5 दे रखा है बेटा। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, बहुत ही सिंपल है। ये आदमी खड़ा हुआ है वेइंग मशीन पे, 80 kg इसका वजन है, तो 800 हो गया। ऊपर को आया बेटा नॉर्मल, तो n माइनस 800 इज इक्वल्स टू 80 इंटू a, और a है बेटा 5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 400 और 800 1200। कितना हो जाएगा 400 और 800 1200। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बेटा ये देखिए आखिरी 5 क्वेश्चन आपके सामने, मन लगाए रखिए बेटा, आखिरी तक देखना है, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। मैं बस आपको ये कह रहा हूं, पार्टिकल है जो इस लाइन पे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कह रहे हैं a पे एंगुलर मोमेंटम la है और b पे एंगुलर मोमेंटम lb है, ओरिजिन के अबाउट। तो बेटा mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हर केस में आर ही होगा, तो बेटा la और lb तो बेटा फिर बराबर होंगे। अगर पार्टिकल इस लाइन पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लाइन ऑफ मोशन पे हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू ही रहेगी, कहां पर भी हो। क्वेश्चन नंबर 42 है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि नॉर्मल फोर्स बताइए, नॉर्मल फोर्स पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों। इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, नॉर्मल फोर्स। ये एफ इधर को लग रहा है, mg इधर को, तो बेटा mg cos थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, mg sin थीटा कंपोनेंट इधर को बनता है। इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, f cos थीटा इधर को आता है और f sin थीटा इधर को आता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। तो f sin थीटा प्लस mg cos थीटा बराबर n, तो n क्या आ जाएगा, f sin थीटा प्लस mg cos थीटा, है ना। f sin थीटा भी इधर को आएगा और mg cos थीटा भी इधर को आएगा, तो n क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, f sin थीटा प्लस mg cos थीटा, f sin थीटा प्लस, क्योंकि ऐसे ऐसे डायरेक्शन में तो मोशन हो नहीं रहा है।
क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे मैक्सिमम रेंज के लिए पत्थर फेंका। मैक्सिमम रेंज के लिए कितने एंगल पे फेंका जाता है? 45 डिग्री। ये नहीं भी दिया हो तो भी आपको मालूम होना चाहिए मैक्सिमम रेंज कब आती है? 45 डिग्री पे, क्योंकि रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जब थीटा 45 होगा तभी तो मैक्सिमम वैल्यू है कि साइन 90 ही तो मैक्सिमम होता है। अब प्यारे बच्चों जब ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो वेलोसिटी क्या देगी? v cos 45। बस ये पूछे कह रहे मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी आएगी? बेटा 20 cos 45। एक्स कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है, एक्स कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है। cos 45 1/√2, तो 10 into 2/√2 क्या हो जाएगा? 10√2, और √2 क्या होता है? 1.4। तो अप्रोक्सीमेट पूछी तो क्या हो जाएगी? 14। क्या हो जाएगी? 14। बेटा बस u cos थीटा। बेटा एक्स कंपोनेंट ही रहेगा, बेटा y कंपोनेंट तो जीरो जाता है। यहाँ पे पार्टिकल केवल x में चल रहा होता है। देखो यहाँ से यहाँ पे जाना है, x में जाना है खाली, तो y कंपोनेंट तो है ही नहीं, और x कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है। x में कोई फोर्स नहीं लग रहा भैया, सुबह से शाम तक ग्रेविटी नीचे को लगती है खाली, है ना। 44 कह रहे टर्मिनल वेलोसिटी ड्रॉप की 1.5 थी, ऐसी हमने 64 ड्रॉप कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाई। पता नहीं कौन बनाता है ऐसे ड्रॉप भैया कंबाइन करके, हमने तो कभी नहीं किया। तो कह रहे कंबाइन कर दी, बना दी एक बिग ड्रॉप। कह रहे बताओ उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है प्यारे बच्चों, होती है 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाय ईटा। बोलो आया? बहुत शानदार। 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई ईटा। 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई ईटा कैसे करते हैं बेटा? बेटा डी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, लिक्विड में है रो वी जी ऊपर को आएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, अच्छा सेम आर रहेगा भैया, इंटू जी, और बेटा अगर नीचे को जा रहा है वी वेलोसिटी से तो 6 पाई ईटा आर वी, है ना, जो विस्कस फोर्स आएगा। बस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस करते हैं, वी निकाल लेते हैं बेटा, यही निकल के आता है। टोटल फोर्स जीरो, तभी तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। तो 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई ईटा। ये तो पिछले पेपर में भी कि 64 ड्रॉप्स कंबाइन और थी, रेडियस क्या बना था? 4r। भूल गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम थी। अब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई को तो काट दो, तो r क्या आ जाएगा? 4r। 64 का क्यूब रूट 4, 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 द 16, 4 द 64, तो बेटा 4 क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, तो बेटा ये बन जाएगा मतलब 4r का क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, तो r क्या हो जाएगा? 4r। तो रेडियस अगर 4 टाइम्स हो गया तो टर्मिनल वेलोसिटी होती है आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट। टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट होती है? आर स्क्वायर पे। रेडियस 4 टाइम्स हो गया तो टर्मिनल वेलोसिटी 16 टाइम्स हो जाएगी। तो 16 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा बेटा? 16 टाइम्स हो जाएगी। तो 16 इंटू 1.5 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 24 मीटर पर सेकेंड। बहुत शानदार। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, शानदार जबरदस्त। देखते रहिए और आखिरी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है बेटा, आखिरी क्वेश्चन तक बढ़िया करके जुड़े रहना है। तो बेटा यहां पर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, प्रेशर को 5% से बढ़ा दी, टेम्परेचर में परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहे हैं बेटा। पीवी इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एनआर कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कंटेनर है। आपसे कह रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर 5 है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर है। भैया बहुत ही बकवास बात है ये तो, आप समझ सकते दोनों परसेंटेज इंक्रीज सेम आएगा। क्यों? क्योंकि लॉग डिफरेंशियल लेंगे तो ln p, ये पूरा कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे, kT कर देते हैं, तो ln k प्लस ln t, बस d ले लीजिए, dp बाय p इज इक्वल टू dt बाय t इंटू 100 कर दीजिए। परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, दैट इज दोनों क्या आएंगे? 5। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। कोशिश करेंगे जो भी क्वेश्चन क्लियर ना हो, बस आपका काम एक ही है बेटा, आप लोग दोबारा देख लीजिए। और बेटा ये एफएसटीज के सॉल्यूशन एक बार देख के मतलब डिपेंड करता है कि आपके अभी मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं, है ना। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम रेंज में आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा बार देखना पड़े एफएसटी का सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि एफएसटी के सॉल्यूशन में आपके के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज आपके रिवाइज हो जाते हैं, है ना। और नीट का पेपर बेटा बहुत ही बेसिक्स पे ही बेस्ड है, तो अगर आपने एफएसटीज के मेंस के सॉल्यूशन देख रखे होंगे तो बेटा बहुत फायदा रहेगा। कोशिश करिए रोज एक एफएसटी का सॉल्यूशन देख रहे हैं या मेंस का देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पे अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो दूसरे चैनल से देख लीजिए। पर आप लगातार काम करते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।